नमस्कार। मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नया विषय के साथ। आज का हमारा विषय है जल संसाधन संरक्षण एवं प्रबंधन। ध्यान देने योग्य बात ये है कि भूगोल के उप विषयों में पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल एवं संसाधन भूगोल, इन तीनों विषयों के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जल संसाधन क्या होते हैं, इसकी उपलब्धता क्या है, इसकी उपयोगिता कैसे होती है। फिर बात करेंगे हम जल प्रदूषण के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे जल संकट या जल तनाव के बारे में, जल संकट के कौन कौन से कारण हैं, और अंत में बात करेंगे कि आखिरकार इनके प्रबंधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि जल संसाधन क्या होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, संसाधन वह वस्तु या वह पदार्थ है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करे, और जल संसाधन पानी के वह स्रोत है जो मानव के लिए उपयोगी तथा उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोग में कृषि, औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में तथा पर्यावरण की बहुत सारी गतिविधियों में जल का प्रयोग अनिवार्य है। इन सभी उपयोगों में ज़्यादातर ताज़े जल की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे, ताज़े जल यानी कि पीने योग्य पानी जो हम जनरली प्रयोग करते हैं, और खारे जल वे है जो समुद्र में है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडार को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल का 97.5% समुद्रों में खारे जल के रूप में है जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और केवल 2.5% ही मीठे जल या फिर ताज़े जल के रूप में है जिसका प्रयोग करते हैं। और इस 2.5% जल का 2/3 हिस्सा ग्लेशियर के रूप में ध्रुवों पर जमा हुआ है। चलिए कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं, जानते हैं जल संसाधन से संबंधित कुछ तथ्य। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% समुद्र तथा सागरों में पाया जाता है। अगला है, पूरे जल का लगभग 2.5% ताज़े पानी के रूप में उपलब्ध है। अगला है, कुल ताज़े जल का 70% भाग ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में ध्रुवों पर मौजूद है। कुल ताज़े जल का 30% भाग से थोड़ा सा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में अंडरग्राउंड है। पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में विश्व में भारत का 133वां स्थान है। भारत में पुनः चक्रीकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की समस्या या पानी का संकट पैदा हो जाएगा। बात करते हैं जल संसाधन की उपलब्धता के बारे में। जल किसी भी स्रोत में स्थायी रूप में नहीं रहता है। जलमंडल में लगभग 1384 करोड़ 1,20,000, याद रखेंगे 1384 करोड़ 1,20,000 घन किलोमीटर जल विभिन्न दशाओं में पूरे पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ये किस रूप में पाया जाता है देखते हैं। महासागरों में 97.39%, वही हिमटोपिया हिमखंड या हिमनद के रूप में 2.01%, भूजल एवं मृदा नमी में 0.58%, झीलें तथा नदियों में 0.02% तथा वायुमंडल में 0.001% पाया जाता है। याद रखेंगे कि पूरे पृथ्वी में 1384 करोड़ 1,20,000 घन किलोमीटर जल है जिसकी उपलब्धता का विवरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला देखते हैं, जल संसाधनों की उपयोगिता क्या है। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई हेतु होता है। 70% भाग, 100% जल का 70% भाग केवल सिंचाई हेतु होता है। उद्योग में 23% तथा अन्य घरेलू कार्यों में 7% होता है। देखते हैं कि आखिरकार जल का और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। मनुष्य के पेयजल के रूप में किया जाता है, पशुधन या पशुओं के पेयजल के रूप में किया जाता है, अन्य घरेलू, वाणिज्यिक एवं स्थानिक निकायों में किया जाता है,
कृषि हेतु किया जाता है, सिंचाई हेतु, ऊर्जा उत्पादन हेतु, जल विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी द्वारा, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, इन सभी में पर्यावरण द्वारा प्रयोग किया जाता है। उद्योगों में किया जाता है 23% जैसे कि बात किए थे, और अन्य उपयोग सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षेत्रों में किया जाता है। अगला बात करते हैं कि जल संसाधन का महत्व क्या है। जल संसाधन का महत्व इसकी उपयोगिता पर ही निहित है। देखते हैं किस प्रकार से है। जल संसाधन का महत्व, जल संसाधन का सर्वाधिक प्रयोग जैसे कि बात हुई थी 70% भाग सिंचाई के लिए होता है, 23% उद्योग के लिए तथा 7% होता है घरेलू कार्य एवं अन्य उपयोग के लिए जाता है। पृथ्वी पर विद्यमान कुल शुद्ध जल का 10% से भी कम उपयोग किया जाता है। जल संसाधन का निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है या फिर निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्व है। पहला देखते हैं सिंचाई में उपयोग। जल का सर्वाधिक मात्रा 70%, कुल जल का 70% भाग सिंचाई हेतु किया जाता है कृषि कार्यों में। विश्व का 14% भूभाग ऐसी शुष्क दशाओं वाला है जहाँ जो पूर्णतः सिंचाई पर ही निर्भर है, यानी कि यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। कृषकों द्वारा कृषि कार्य के लिए मुख्य रूप से हमें जल संसाधन सिंचाई पर ही निर्भर करता है विश्व की 14% भूमियाँ। सिंचाई में चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, फल, सब्जी आदि का वृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है सिंचाई के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिंचाई में 25% भूजल तथा 75% सतही जल का उपयोग किया जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में सिंचाई में भूजल का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। अगला देखते हैं उद्योगों में उपयोग। कुल शुद्ध जल का 23% भाग उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि अधिकांश उद्योग जलाशयों के निकट स्थापित किया जाता है। अगला है घरेलू कार्यों में उपयोग। सभी को पता है पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने तथा बर्तन धोने के लिए घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अगला है जल विद्युत। अफ्रीका में संसार का 23% संभावित जल विद्युत ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन वहाँ विकसित जल शक्ति संसार में केवल 1% है। जैसे कि पता है अफ्रीका टेक्नोलॉजी के रूप में थोड़ा सा निम्न स्तर का कंट्री आता है, इस वजह से वहाँ पे वाटर रिसोर्स अवेलेबल है जिससे हम जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, परंतु क्षमता कितनी है 23% और उत्पादन केवल 1% हो रहा है, पर भविष्य में इसका उत्पादन अधिक होगा। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में जल शक्ति की संभाव्यता है 17% तथा विकसित जल है 4%। महासागरों में मुख्य उपयोग परिवहन कार्यों में किया जाता है महासागरों के जल का। इसके अतिरिक्त महासागरों को भविष्य के ऊर्जा के भंडार के तौर पे देखा जाता है। अगला है नहरें। भूसतह की विषमता होने पर नदियों के सहारे नहर मार्ग का निर्माण किया जाता है। नहरों का निर्माण जल के बहुउद्देशीय उपयोग के लिए किया जाता है, जिसमें सिंचाई शामिल है, परिवहन भी शामिल है, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि कार्यों हेतु नहरों का निर्माण किया जाता है। अगला है नौ परिवहन। नदियों, नहरों तथा झीलों में स्थित सतही जल का संसाधन नौ परिवहन के रूप में किया जाता है। अगला देखते हैं जल संकट और जल तनाव, वाटर स्ट्रेस। आखिरकार सबसे पहले देखते हैं कि जल संकट क्या है, जल तनाव किस स्थिति को कहते हैं। चलिए देखते हैं। जल संकट और जल तनाव की अवधारणा सरल है। सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार यह उन परिस्थितियों पर लागू होता है, यानी कि जल संकट उन परिस्थितियों पर लागू होगा जहां सभी उपयोगों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो, चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो या घरेलू क्षेत्र हो। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुसार वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे घरेलू क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में यदि प्रयोग करने के लिए यदि जल पर्याप्त मात्रा में ना हो तो उसे जल संकट की स्थिति कहा जा सकता है। आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति उपलब्ध
जल तनाव को परिभाषित करना थोड़ा जटिल होता है, परंतु फिर भी कह सकते हैं जब प्रति व्यक्ति वार्षिक मीठे पानी की उपलब्धता 1700 घन मीटर से कम हो। याद रखेंगे, 1700 घन मीटर से जब कम पानी की उपलब्धता हमारे पास हो जाए हमारे उपयोग हेतु, तो उस स्थिति को हम जल संकट या जल तनाव की स्थिति कहते हैं। अल्प विकसित या नियमित रूप से पानी अल्प अल्पावधिक या नियमित रूप से पानी तनाव का अनुभव करने लगते हैं। यानी कि 1700 घन मीटर से उपलब्धता कम हो जाए तो क्या करेगा, कोई भी देश अल्पावधिक या नियमित रूप से पानी का अभाव अनुभव करने लगेगा। चलिए देखते हैं कि जल संकट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और जल संसाधन दोनों के बीच क्या संबंध है। सन 2000 में दुनिया की आबादी यानी कि जनसंख्या लगभग 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक इसमें 3 अरब और वृद्धि हो जाएगी, यही लगभग 10 अरब या 9 अरब के आसपास हो जाएगी। और इसका ज़्यादातर हिस्सा विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि करेगा, जो पहले से ही जल से तनावग्रस्त है। इसलिए जल की मांग और बढ़ेगी जब तक महत्वपूर्ण जल संसाधन में जल संरक्षण तथा पुनः प्रयोग रिसाइकलिंग द्वारा अनुकूल वृद्धि न ला जा सके। देखिए 2002 तक हमारी जनसंख्या 6.2 अरब रही विश्व की। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार यह बढ़ जाएगी कितना, 2050 तक लगभग 3 अरब की और वृद्धि हो जाएगी। और ये वृद्धि मुख्य रूप से जो अल्प विकसित या फिर विकसित राष्ट्र है उस पर होगी। और विकसित और अल्प विकसित राष्ट्र में ऑलरेडी जल संकट की स्थिति पैदा हो चुकी है या फिर हो रही है। और उन्हीं क्षेत्रों में जब जनसंख्या बढ़ेगी तब यकीनन जल संकट की स्थिति भयावह स्थिति पर पहुंच जाएगी। और इसके लिए जल संरक्षण और पुनः प्रयोग रिसाइकिल जैसी पद्धति का प्रयोग करके हम इसे अनुकूलन या फिर संतुलित दिशा में ला सकते हैं। अगला बात करते हैं व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार। तेजी से हो रहे औद्योगिकरण से सेवा क्षेत्र जैसे पर्यटन और मनोरंजन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी से विस्तार हो रहा है। इस विस्तार के फलस्वरूप पूर्ति और स्वच्छता सहित जल सेवाओं में वृद्धि होती है, जो पानी और प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र पर और भी अधिक दबाव डालते हैं। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या, दूसरी तरफ से बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूर्ण करने के लिए हमारी औद्योगिकरण भी तेज हो रही है। वर्तमान समय में पर्यटन और मनोरंजन जैसी गतिविधियां और भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब में लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमें भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी। और दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ना, औद्योगिकरण बढ़ना, मनोरंजन और पर्यटन सेवा में वृद्धि होने से वातावरण क्या होगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। तो जो उपलब्ध पानी रहेगी वो भी क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। अतः भविष्य में जल के ऊपर और अधिक दबाव पड़ना है, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिक तंत्र पर भी दबाव पड़ना है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम जल का संरक्षण करें, एक संतुलित बैलेंस वे पर प्रयोग करें। अगला देखते हैं तीव्र शहरीकरण। शहरीकरण के रुझान में वृद्धि के कारण, इसको सीधे तौर पे समझते हैं, तीव्र शहरीकरण के वजह से निर्माण कार्य बढ़ेगा, वही दूसरी ओर हमारी लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाएगी। लाइफ स्टाइल बढ़ने के साथ ही पॉपुलेशन शहर की ओर आकर्षित होगा, चाहे रोजगार हेतु हो या फिर वहाँ पे विभिन्न अवसरों की तलाश में। तो वहाँ पे जनसंख्या का संकेंद्रण शहरों की ओर हो जाएगा तीव्र नगरीकरण के कारण या शहरीकरण के कारण, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे स्वच्छता खत्म हो जाएगी, उपलब्ध जल कम पड़ जाएगा। अतः आवश्यकता है हमें कि हमें शहरीकरण को हम रोक नहीं सकते, परंतु नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन। जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन के बीच क्या संबंध है, देखते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में कंटिन्यूसली हम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
एक तरफ पृथ्वी के तापमान में इंक्रीज होने से वाष्पीकरण की गति अधिक होगी और वाष्पीकरण की गति अधिक होने से वर्षा अधिक होगी। ये सुनने में लगता है कि वर्षा अधिक होगी तो हमारे पास जल की उपलब्धता अधिक होगी, पर ये जो वर्षा की जो वितरण है उसमें क्या होगा, प्रादेशिक भिन्नता हो जाएगा। और प्रादेशिक भिन्नता होने की वजह से एक क्षेत्र क्या होगा, अधिक जल प्राप्त करेगा और दूसरा क्षेत्र कम प्राप्त करेगा। तो जाहिर सी बात है, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, जल की उपलब्धता कम होगी, वहाँ जल संकट आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं, तापमान में वृद्धि होने के फलस्वरूप गर्मी बढ़ जाएगी और गर्मी बढ़ने के फलस्वरूप क्या होगी, पानी की मांग लोगों के लिए अधिक हो जाएगी। और पानी की मांग जब अधिक हो जाएगी तो एक समय ऐसे आएगा जब हमें क्या होगा, जल संकट की स्थिति से हमें गुजरना होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि, सिंचाई, उद्यानों को बेहतर बनाने के लिए तथा अन्य कारकों के लिए मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमें वर्तमान से ही जल को संतुलित रूप में या पोषणीय तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। अगला देखते हैं, जल भरों का रिक्तीकरण। जल भरो कहने का मतलब है वो सारे वाटर बॉडीज जैसे कि झील है, तालाब है, नदियाँ है, वो क्या है, रिक्तीकरण, यानी कि वो खाली हो जा रहा है धीरे धीरे। धरातल पर एक सीमित मात्रा में लगभग 1% जल ही धरातल पर उपलब्ध है, या फिर जैसे कि आपको पता है 2.5% ही क्या है, सिर्फ मीठे पानी है। और इस 2.5% का 30% हिस्सा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है और इस 30% हिस्सा को सिंचाई के लिए नलकूपों के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है, जो कि ख़त्म हो रहा है और साथ ही साथ उसका पुनः भरण भी नहीं हो रहा है। इस स्थिति में जल भरों का रिक्तीकरण जब पूरी तरह हो जाएगा तो हम क्या होंगे, संकट की स्थिति में बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं, मानव आबादी के विस्तार के कारण जल के लिए प्रतिस्पर्धा ऐसे बढ़ रही है कि विश्व के प्रमुख जल भरे समाप्त हो जाएंगे। यह भूमिगत जल के द्वारा कृषि, सिंचाई और प्रत्यक्ष मानव उपभोग दोनों के लिए कड़वा यथार्थ है। पूरी दुनिया में सभी आकार के लाखों पंप तथा भूमिगत जल तथा इसी समय भूमिगत जल निकाल रहे हैं। उत्तरी चीन और भारत जैसे शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई भूमिगत जल के द्वारा ही असंवर्धीय यानी कि अपोषणीय तरीके से निचोड़ा जा रहा है, जिनसे जल स्तर में गिरावट की अनुभव महसूस की जा रही है। वहीं उन शहरों में शामिल है जहाँ पे जल संकट या फिर जहाँ से अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल निकाला रहा है। प्रमुख सिटी है मैक्सिको सिटी, बैंकॉक, मनीला, बीजिंग, मद्रास और शंघाई इत्यादि हैं। जिस तरह भारत में भूजल का दोहन हो रहा है, भविष्य में स्थिति काफ़ी खतरनाक होने वाली है। वर्तमान समय में 27%, पूरे भारत का 27% विकासखंड भूजल की दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, यह चिंतनीय है। और कुछ आंकड़ों के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 तक लगभग भारत के 60% विकासखंड या ब्लॉक चिंतनीय स्थिति में आ जाएंगे। ध्यातव्य है कि भारत में 60% सिंचाई हेतु जल का और लगभग 84% 84% पेयजल का स्रोत भूजल ही है, यानी कि भूमिगत जल ही है। ऐसे में भूजल का तेजी से गिरता स्तर एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। सीधी तौर पे बात करें कि हमें पानी की उपलब्धता सिंचाई हेतु या फिर विनिर्माण कार्य हेतु हमें भूमिगत जल से लाखों पंप चूँकि लगा के रखे हैं, भूमिगत से प्राप्त होती है और साथ ही साथ हम उसका क्या कर रहे हैं, रिफिल भी नहीं कर रहे हैं, पुनः भरण नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक समय के बाद एक चुनौती के तौर पे जल संकट उभर जाएगा। अगला बात करते हैं, ये जो जल संकट है, जल जैसे कि बात हुई थी 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति वर्ष में जब इससे कम हो जाएगी तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, जल दुर्लभता या जल संकट या फिर जल तनाव की स्थिति कहेंगे। जैसे कि हम पूर्व ही बात कर ले, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन से कारक रहते हैं, औद्योगिकरण, शहरीकरण, जल प्रदूषण, जल वितरण में असमानता और सिंचाई में प्रयोग। इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। यह वीडियो लंबा हो जाने की वजह से यह 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि इसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी है। तो
आगे की हम बात जल संरक्षण और जल प्रबंधन किस प्रकार करना है, रिसाइकलिंग क्या होता है, जल संभर विकास क्या होता है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रणाली क्या होता है, इस संदर्भ में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। धन्यवाद।